टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने ऑलरेडी क्लास 10th का एसेस पढ़ा रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मजेदार होने वाला है। तो टॉपिक का नाम है वन्य जीव संरक्षण के उपाय। वन्य जीव संरक्षण के उपाय, इसको मैं एकदम सरल भाषा में और एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक में क्लियर करूंगा और लाइन टू लाइन बड़ा एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, जिससे आपको एकदम आसान तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। किताबी लैंग्वेज कितनी भी टफ क्यों ना हो, मैं उसे एकदम इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। समझो पहले इसमें क्या कह रहा है। वन्य जीव संरक्षण के उपाय, यानी कि वनों की रक्षा कैसे करें। संरक्षण मतलब रक्षा करना। जो जंगल है, जंगल, वन मतलब जंगल, उन्हें हम कैसे बचाएं, उन्हें बचाने के हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें ये सब चीजों के बारे में समझना है। जिसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसे सामग्री के लिए क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहां पर है कि लकड़ी के स्थान पर हमारे पास और भी वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि जहां पर लकड़ी का इस्तेमाल होता है वहां ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो लकड़ी की जगह ले सके। जैसे हम बहुत सारी चीजें लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, हम उसकी जगह पे कुछ और चीजें ले सकते हैं। जैसे स्टील का या प्लास्टिक का सामान ले लो, तो उससे क्या होगा, हम लोग लकड़ी के काटना बंद कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वन की रक्षा होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, उससे लकड़ी का उपयोग कटने से क्या होगा, बचेंगे। नहीं, लकड़ी का कम उपयोग करें, और जितना ज्यादा हम लकड़ी का कम उपयोग करेंगे और जितना कम लकड़ी का उपयोग होगा उतना ज्यादा हमारे जंगल क्या होंगे बाबू, बचेंगे। बोलो बेटा, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए पॉइंट नंबर 3, कहीं आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य करने पर जो वृक्ष काटने पड़े उसके स्थान पर उसी नई प्रजाति के वृक्ष लगाना चाहिए। अपरिपक्व वृक्षों को काटने से संपूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जहां पेड़ काटने की जरूरत हो वहां पर नए पेड़ लगाना चाहिए। जैसे आपने पेड़ काटा और पेड़ काटने के बाद उसी तरीके से वहां पर नया पेड़ भी लगाना चाहिए। अगर किसी जगह पर विकास के लिए पेड़ काटने ही पड़े तो उसी जाति के नए पेड़ उसी जगह पर लगाने चाहिए। अपरिपक्व पेड़ों की कटाई को रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। अर्थात जो पेड़ अभी छोटे हैं, अपरिपक्व मतलब होता है जो अभी परिपक्व नहीं हुए, परिपक्व मतलब जो अभी बड़ा नहीं हुआ है। अपरिपक्व वृक्ष मतलब जो पेड़ अभी छोटे हैं, जो पेड़ अभी छोटे हैं या पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, उन्हें काटना नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। चौथा, जो उद्योग से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, मतलब जो उद्योग जंगल से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उनसे भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवाना चाहिए। अर्थात कटाई करने वाले उद्योगों से वन लगाने का आदेश देना चाहिए। मतलब जो कंपनियां जंगल से लकड़ी लेती हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो जंगलों से अगर लकड़ी लेती हैं, उनके बदले में नए पेड़ लगाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। क्योंकि भाई अगर तुम जंगलों को काटोगे और जंगलों से अपना फायदा निकालोगे तो भाई आपको तो अलग अलग पेड़ लगाने तो पड़ेंगे ना भाई। आगे, इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह ना बने, इसके लिए चुस्त नियम बनाना चाहिए। मतलब इको टूरिज्म को सीमित रूप से बढ़ाना चाहिए। जंगलों को पर्यटन हो लेकिन इस तरीके से वन्यजीव और पेड़ों का नुकसान ना हो, इस तरीके का होना चाहिए। और अगर इसके लिए करना है तो इसके लिए आपको अलग अलग क्या बनाने पड़ेगा, कानून, कड़क कानून बनाना पड़ेगा, जिससे जंगलों का विनाश ना हो। स्थानीय लोगों की इससे संबंधित व्यापक जन जागृति का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। मतलब स्थानीय लोगों को जागरूकता बढ़ाना चाहिए।
स्थानीय लोगों का क्या करना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए। मतलब गांव में या आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को समझाना चाहिए ताकि जंगलों को क्यों और कैसे बचाना है इसके बारे में उनको पता चले। स्कूल और कॉलेज के स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रम में इस बाबत की जानकारी शामिल करना और वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता को समझाना। यानी कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के माध्यम से वन संरक्षण की जानकारी देना चाहिए। बच्चों को पाठ्यक्रम से यह विषय में शामिल करना चाहिए कि जंगल क्यों जरूरी है और हमें जंगल कैसे उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें बताना पड़ेगा। यानी वन संरक्षण का मतलब होता है सिर्फ पेड़ लगाना नहीं होता है कि बस पेड़ लगा दो जंगल की सुरक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता बड़ा, बल्कि पेड़ों को बचाना भी चाहिए, उसका समझदारी से इस्तेमाल भी करना चाहिए और सभी को इसके बारे में जागरूकता करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, तभी बड़ा हमारे जंगल को बचाया जा सकता है। ठीक है बड़ा, और इसको अगर चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बड़ा। ठीक है बड़ा, तो जो जो पॉइंट मैंने आपको समझाए बड़ा, इसको आप लोग चाहो तो अपनी भाषा में लिख सकते हो। मैं आपको सरल भाषा भी यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो आप मेरे सरल भाषा को भी समझोगे और अगर उसे भी एग्जाम में लिखोगे ना तो भी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण और कृषि वनीकरण योजना पूर्व प्रोत्साहक कदम उठा करके सघन रूप से क्या करना चाहिए बड़ा, बढ़ाना चाहिए। यानी कि सामाजिक वनीकरण और कृषि वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि जानवरों को चरे और ईंधन के लिए सोशल फॉरेस्ट और खेतों के किनारे पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ लगाने की योजनाएं शुरू करना चाहिए, जिससे क्या होगा बड़ा, जंगल भी बढ़ेंगे और जंगलों का नुकसान भी नहीं होगा। ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी का उपयोग के स्थान पे सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस जैसे विकल्पों को अपनाना चाहिए। मतलब लकड़ी के स्थान पे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, इन सभी का उपयोग करने से लकड़ी की जरूरत कम पड़ेगी। और अगर लकड़ी की जरूरत कम पड़ेगी तो पेड़ कम कटेंगे और पेड़ कम कटेगा तो जंगलों का क्या हो सकता है, संरक्षण हो सकता है। ठीक है बड़ा, आगे नौ संसाधन की मित व्यय का उपयोग करना चाहिए। कीटकों को क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने के लिए अन्य स्वास्थ्य विश्व का विकास की प्रक्रिया करनी चाहिए। मतलब पेड़ों कीटों से पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। कीटों मतलब जो बड़े बड़े कीटाणु पड़ जाते हैं, मतलब पेड़ों में कीड़ा पड़ जाता है, कीड़ा क्या करता है, हमला कर देता है, जिससे वो क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए समय समय पे दवाइयां और छिड़काव करना चाहिए पेड़ों के ऊपर, जिससे क्या हो, पेड़ों पे बड़ा कीड़े मकोड़े ना पड़े और कीटकों से क्या करें, हम पेड़ों को बचा सकते हैं। तो कीटक को हटाने के लिए हमको अलग अलग प्रकार की दवाइयां को छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारे पेड़ों को नुकसान ना पहुंचे। आगे दावाग्नि के जंगलों के भारी नुकसान होता है, इससे समन के लिए राष्ट्रीय स्तर और व्यवस्था तंत्र का दल तैयार करना चाहिए। मतलब वह वन प्रबंधन के लिए सरकारी स्तर पर ठोस योजना बनाना चाहिए। जंगल की सुरक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदार से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा ना तो हम किसी को भी कुछ नहीं करवा पाएंगे। और इसके लिए वन के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार देना चाहिए, जिससे जंगलों की सुरक्षा कर सके, जंगलों की रक्षा कर सके। जो लोग जंगल में रहते हैं वो लोग वन की सुरक्षा करेंगे और वन से संबंधित कार्यों को रोजगार भी मिलेगा, और ताकि जंगलों को नुकसान भी ना पहुंचे, ये सारे काम वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बात करूं तो जंगल के क्षेत्र में आए हुए धार्मिक स्थलों केंद्रों में लगने वाले मेले, भंडारे, परिक्रमा, समय परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रवास सुगम होने से हजारों यात्री पहुंचेंगे। उस समय होने वाले कचरे का योग्य निकाल न होने से जंगल दूषित हो जाएंगे। और पशुओं को चराने के लिए अलग अलग विस्तार रखना चाहिए। अब पशुओं को जंगलों में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पालतू पशु पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए उन्हें जंगल में खुला छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बड़ा ग्राम पंचायत की भूमिका निभाना चाहिए। गांव में आपने देखा होगा पंचायती जंगल सुरक्षा
और विकास भाग लेते हैं। जो ग्रामीण वाले लोग क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, वो लोग जंगलों को बचा के रखते हैं, इससे जंगलों की क्या हो जाती है, सुरक्षा रहती है। तो ये सब चीजें होना चाहिए। और इसके लिए बड़ा मैं तो यही बोलूंगा कि जंगलों की रक्षा करने के लिए केवल सरकार कानून नहीं होगा, वो काम अकेले नहीं करेगी। इसके लिए हर एक इंसान को, हर एक गांव वाले को, हर एक स्कूल के को आगे आना होगा। तभी वन्य जीव पेड़ पौधों को संतुलन बनाए रखेंगे, तभी हम जंगलों को सुरक्षा कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी बड़ा आप जंगलों की सुरक्षा कर सकते हो। तो बड़ा अगर आपके एग्जाम में बड़ा वन्य जीव संरक्षण के उपाय पूछता है बड़ा, तो आपको बड़ा मिनिमम कोई भी बड़ा 7-8 पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना। सारे याद करने की जरूरत नहीं बड़ा, जो जो इजी पॉइंट है और जो जो तुम्हारे काम की चीज है उसे आप अच्छे से याद करने की कोशिश करो, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा बड़ा। ठीक है, हाँ अगर आपको याद करना तो मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, उसे आप अच्छे से कर लेना। देखिए बड़ा मैं टिक कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से करना। इसमें आप पहला पॉइंट याद कर सकते हो, दूसरा पॉइंट याद कर लो बड़ा, तीसरा पॉइंट याद कर लो, चौथा याद कर लो, पांचवा याद कर लो, छठा याद कर लो, और ये वाला याद कर लो। उसके बाद बेटा ये वाला याद कर लो, जहाँ जो टिक कर रहा हो खाली उसी को करना बेटा। फिर ये वाला याद कर लो, फिर ये वाला याद कर लो, फिर ये वाला याद कर लो, ये वाला याद कर लो। तो इससे क्या होगा बेटा, आपको जो टिक किया खाली वही पढ़ना, पूरी लाइन नहीं पढ़ने की जरूरत है, पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, जो टिक किया सिर्फ उसी को पढ़ना है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे वैविध्यपूर्ण वन्य जीव के बारे में। वैविध्यपूर्ण वन्य जीव के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ये क्या होता है, इसको हम अच्छे से बड़ा समझेंगे बड़ा। ठीक है, चलिए बड़ा आपको पता है भारत में जलवायु और भूपृष्ठ के संदर्भ में काफी विविधता पाई जाती है। इससे भौगोलिक विविधता के कारण जीव जंतु, पशु पंछी, वनस्पति में विविधता पाई जाती है। विश्व में पशु पंछियों लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं, यानी पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में पशु पंछी लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं। 15 लाख प्रजातियां हैं, 15 लाख प्रजातियां पूरे विश्व में। बड़ा पशु पक्षी को मिलाकर तो कितनी प्रजातियां बड़ा, 15 लाख। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ऐसे याद रखना। ठीक है बड़ा, चलिए अब मैं आपको यही बता रहा हूँ भारत में वन्य जीव की विविधता क्यों है, इसका क्या रीजन है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में मौसम, जलवायु और भूमि बहुत ही विविधतापूर्ण, यानी अलग अलग, विविधतापूर्ण मतलब होता है अलग अलग प्रकार की होती है। इसीलिए यहाँ पर कई तरह के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और जीव जंतु पाए जाते हैं। विविधता मतलब होता है अलग अलग, यानी अलग अलग प्रकार के वन्य जीव में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे पशु पंछी हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए और जीव जंतु हो गए, ये सारे बड़ा अलग अलग जंगल में पाए जाते हैं बड़ा। ठीक है, और बड़ा इसे हम और अच्छी तरीके से अगर मैं तुमको बताऊं बड़ा, आपको पता ही होगा जैसे भारत की जलवायु, भौगोलिक विविधता के कारण बहुत से अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है भारत में। इसीलिए भारत में जीवन रूप बहुत ही रंग बिरंगा और विविध है। इसलिए हमारे भारत के लोगों को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में आज भी वो कल्चर को अपना के रखा हुआ है। पूरी दुनिया में लगभग 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 आपको पता है 15 लाख जीव की प्रजातियां हैं। ठीक है बड़ा, जिसमें से बड़ा 81,251 जितनी प्रजातियां भारत में ही सिर्फ हैं। मतलब 81,251 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसका मतलब है भारत दुनिया का वन्य जीव का एक सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। विश्व जैव विविधता दृष्टि से भारत विश्व का 12वां स्थान पे है। यानी कौन से नंबर पे बड़ा, 12वें स्थान पर है भारत। भारत में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये तीनों प्रकार की वन्य जीव पाए जाते हैं। यानी वनस्पति, जीव जंतु, इतनी विविधता केवल भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है बड़ा। ठीक है, नाम याद रखना, एशिया, यूरोप और अफ्रीका भारत में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका में झराख, चिंगारा, यूरोपियन लकड़बग्घा, जंगली बकरियां, कश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया हाथी, गिबन या बंदर की एक प्रजाति आदि मिली है। मतलब अगर बात करूं बड़ा, याद करो भारत, और ये तो बड़ा हमने बताया बड़ा अफ्रीका में।
की। और अगर मैं बात करूं भारत में भी ऐसे बहुत सारे प्रमुख वन्य जीव हैं। जैसे भारत में कौन कौन सी चीज पाई जाती है आपको पता है, ये क्या है मैडम? लोयन, शेर, फिर उसके बाद बाघ, फिर उसके बाद हाथी, फिर उसके बाद गेंडा, फिर उसके बाद हिरन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? हिरन, फिर उसके बाद नीलगाय, फिर उसके बाद बंदर, मोर जो हमारे देश की राष्ट्रीय पंछी है, सांप। ये सारे कहाँ पर पाई जाती है? भारत के अंदर। याद रखना, भारत के कई प्रमुख वन्य जीव हैं। नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बाघ, शेर, हाथी, गेंडा, हिरन, नीलगाय, बंदर, मोर, सांप। ये सब क्या है बेटा? ये सब कहाँ पाई जाती है बेटा? ये हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? हमारे भारत में ही पाई जाती है। यानी अगर हम कहें भारत की जलवायु और प्राकृतिक परिस्थिति की वजह से बहुत सारे वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ जैव विविधता हमारे देश की धरोहर, एक तरीके से कहा जाए हेरिटेज है, इसे बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्हें बचाना ही चाहिए। ठीक है, भारतीय जैव विविधता वाले जैसे काले भालू, एक सिंगी भारतीय गेंडा, हिरन, सांप, ये मुख्य प्रजातियां, मोर, घोड़ाबाज, कलकिया, सुखराव, सारस, ये सब भारत में पाए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर भी पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ना हिमालय की ऊंचाइयों पे कौन सा चीज पाया जाता है, तो वहां पर बोलना हिम तेंदुआ। वो ठंडे वनों में मिलते हैं ज्यादातर। और ठंडे वनों में मिलने वाले क्या नाम है? लाल पांडा, इसे हम भालू की प्राणी होती है। ये सब याद रखना बड़ा। भारत में भी कई अनोखे जानवर पाए जाते हैं। गेंडा, हिरन, शियार, भेड़िया, घोड़ा, भालू, नीलगाय, सांप, कछुआ, ये सब भारत में पाए जाते हैं। हिमालय में बर्फीले इलाकों में भी क्या मिलता है? हिम तेंदुआ मिलता है। और जबकि ठंडे जंगलों में क्या मिलता है? लाल पांडा पाया जाता है। ये दोनों दुर्बल और अद्भुत अद्भुत वन्य जीव है। इसे याद रखना बड़ा, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। हिमालय के ऊपर कौन, हिमालय की ऊंचाइयों पे कौन पाया जाता है? हिम तेंदुआ। और ठंडे वनों में क्या मिलते हैं? लाल पांडा। ये वाले एमसीक्यू में आते हैं, इसको आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठंडे वनों में कौन मिलता है? लाल पांड्या। और हिमालय की ऊंचाई पे कौन मिलता है? हिम तेंदुआ। एमसीक्यू में आता है 100%, बड़ा याद रखना बड़ा। ठीक है, चलिए। वर्तमान समय में भारत के विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर बाघ और सिंह प्राकृतिक निवास के विचारण करते हैं। ठीक है, क्लियर बड़ा? आगे बड़ा बात करते हैं। ठंडी ऋतु में राजस्थान, कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, गुजरात, नल सरोवर जैसे जल प्लवित क्षेत्रों में असंख्य यातावाद पंछी दूर दूर ठंडी बिताने आते हैं। मतलब अगर कहा जाए राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में बहुत सारे पक्षी पंछी वहां पर आते हैं बेटा घूमने के लिए। जैसे ऊंट हो गया, कच्छ की जंगली गधा हो गया, और घोड़ा जो दुर्बल पक्षी होता है बेटा, ये लोग वहां पर आते हैं बेटा। ठीक है, और बात करूं उड़ीसा के समुद्री किनारे रेत तट पर समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं। भारतीय अजगर, अलग अलग प्रकार के सांप तथा दक्षिण घने वर्षा में वनों की राजनाग पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैडम? आपने देखा होगा दक्षिण भारत के जंगलों में विशेष प्रकार के सांप और अजगर पाए जाते हैं, जैसे किंग कोबरा और अजगर। इसे याद रखना होगा। और उड़ीसा जैसे समुद्र के किनारे अलग अलग प्रकार के कछुए अंडे देने आते हैं ब्रह्म, जैसे रिडेले कछुआ कहते हैं ब्रह्म, वो लोग अंडा देने के लिए स्पेशल आते हैं ब्रह्म। यानी अगर बात करूं बड़ा अपने भारत की, तो अपने भारत का वन्य जीव विविधता बहुत जरूरी है, बहुत अद्भुत है ब्रह्म, जिसमें पहाड़ है देखने को मिलता है, रेगिस्तान, समुद्र, जंगल, हर जगह अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। इन्हें बचाना और संरक्षित करना ये हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी बनती है मैडम। इन्हें हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षा रखना चाहिए मैडम। ठीक है मैडम, अच्छे से बड़ा ये सारी चीजों को बड़ा समझिएगा मैडम, क्योंकि ये सब तुम्हारे बहुत काम के, ये सारे क्वेश्चन बड़ा हमारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सो प्लीज इसे सब अच्छे से पढ़ना बड़ा। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगा बड़ा। अब हम पढ़ेंगे बड़ा लुप्त होने वाले वन्य जीव, यानी जंगलों से बहुत सारे जानवर गायब क्यों हो रहे, क्यों गायब हो रहे, उसके पीछे की रीजन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बड़ा। आज विश्व की असंख्य वन्य जीव के विनाश की सीमा पर खड़े हैं। विगत सदी में प्रारंभ से बाघ संपूर्ण रूप से भारत में पाए जाते थे,
उस समय गुजरात में ईडर, अंबाजी, पंचमहल, डांग जैसे जंगलों में बाघ मिलते थे। आज गुजरात में आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। भारतीय जंगलों से चीता नष्ट हो गया है। पहले भारत के जंगलों में सहज रूप से मिलते थे। अनेकों पंछियों की जातियां सौभाग्यवंश दिखाती हैं। इसमें गीद, गुलाबी गर्दन वाली बतख, सारस, उल्लू भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में है। पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में एक समय में व्यापक प्रमाण देखने को मिलता था। अब बड़ा इसका मतलब मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। पहली बात तो मैं बात करूं लुप्त होने वाले वन्य जीव का मतलब सीधा सीधा मतलब है बड़ा भारत के कई वन्य जीव अब खतरे में। जैसे जैसे इंसान ने जंगलों को काटना और अतिक्रमण करना शुरू किया, कई जानवरों की संख्या क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होते चली जा रही है। कुछ पंछी या जानवर पहले से ही भारत में मिलते थे, अब वो केवल सीमित इलाकों में ही पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। सारस कभी कभी देखती हूँ और बहुत कम इलाकों में पाया जाता है। मोर, उल्लू, तेंदुआ, चीतल, लोमड़ी ये कहीं कहीं इलाकों में पाया जाता है। भारत में कुछ जंगलों में कई प्रजातियां पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं, यानी कि अब जानवर वहां पर पाए जाते ही नहीं, मिलते ही नहीं जानवर, क्योंकि जंगल ही नहीं है। क्योंकि जहां पर सारे जानवर रहते थे वहां के सारे पेड़ पौधे तो आपने काट दिया, तो जब काट दिया तो जंगल में रहे हुए जितने भी वन्य जीव में जितने भी जानवर है वो सारे क्या हो जाएंगे, अपने आप संपूर्ण रूप से गायब हो जाएंगे। तो इसका मुख्य कारण क्यों है मैडम? सबसे पहला कारण ये जंगलों को काटना। अगर जंगलों को काटोगे तो सारे जानवर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। शिकार करोगे तो भी सारे जानवर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। प्रदूषण फैलाओगे तो भी जानवर वहां पर नहीं रह पाएंगे। जलवायु परिवर्तन आएगा तो भी नहीं रह पाएंगे। प्राकृतिक आवास का नाश कर दोगे, जहां पर नेचर यानी जहां पर जानवर रहते हैं अगर वही इलाका उनका घर ही तोड़ दोगे बड़ा, तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये सबसे बड़ा कारण है बड़ा, जिसके कारण जंगलों में संपूर्ण बाघ, संपूर्ण चीता नष्ट हो जा रहे हैं। कुछ वन्यजीव जैसे कि गीदड़ और लकड़बग्घा, सियार और जंगली बिल्ली पहले से बहुत आम थे, लेकिन अब ये दुर्बल हो चुकी है। मतलब ये कहीं पे दिखाई देते नहीं है, बहुत कम दिखाई देते हैं। वन्य जीव लुप्त होना यह जैविक संतुलन को बिगाड़ देता है। अगर जानवर खत्म हो जाएंगे तो प्राकृतिक संतुलन भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? वन्य जीव की रक्षा नहीं करेंगे ना तो आने वाली पीढ़ी किताबों में ही जानवरों की सिर्फ तस्वीर देख पाएगी बस। अगर इसकी रक्षा नहीं की तो सिर्फ किताबों में ही आप जानवरों की फोटो देख पाओगे, हकीकत में नहीं देख पाओगे। क्योंकि तो तुमने तो क्या किया, जंगलों को काट काट के सारे के सारे क्या कर दिया आपने, जानवरों को नष्ट कर दिया है। तो बड़ा हमें क्या करना चाहिए बड़ा, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। सुनना क्या बड़ा? इसीलिए बड़ा यहाँ पर असंख्य वन्य जीव का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। और भारत से संपूर्ण बाघ तो भारत में पाए जाते थे। कहाँ कहाँ पर? जैसे गुजरात के ईडर में, अंबाजी और पंचमहल में, डांग में बाघ आपको मिलते थे। अब गुजरात से भी बाघ गायब हो गए और भारतीय जंगल के चीता भी गायब हो गए। पहले के भारतीय जंगल में अनेकों पंछियां जातियां पाई जाती थी। अब जैसे गीद, गुलाबी गर्दन वाली बतख और सारस, ये सारे क्या हो गए बेटा, गायब हो चुके हैं। और पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में एक समय बड़ा प्रमाण देखने को मिला भी था, लेकिन वो भी गायब हो चुका था। बड़े चित्रोल आज सरलता से नहीं मिलते हैं। नदियों में मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल मतलब मगर की प्रजाति है और गंगे डॉल्फिन अस्तित्व आज का बड़ा संकट है। उड़ीसा, गुजरात राज्यों के समुद्र के किनारे अंडा देने आते थे समुद्री कछुओं की संख्या लगातार कम होती जाती। एक समय गुजरात में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती नदियों में मिले जाने वाले नेवली, जल बिल्ली जैसे लुप्त के कगार पे हैं। ऐसी स्थिति में गंभीरता का विचार करने का समय आ चुका है। समुद्र में वन्य जीव जमीन पर नहीं मिलते। जैसे समुद्र में रह लो जीव जंतु, जैसे समुद्र में क्या क्या रहते हैं, कछुआ, डॉल्फिन, ठीक है, व्हील और आपने देखा होगा मछलियां, ये सभी पानी में रहते हैं, जमीन पे नहीं रहते। और ये पता ये क्या है, जल बिल्ली कहते हैं इसको। जल बिल्ली क्या कहते हैं बड़ा,
जो पानी के अंदर, आप पहली बार नाम सुन रहे हो, जो जल में रहने वाली बिल्ली होती है, इसे क्या बोलते हैं? जल में रहने वाली बिल्ली। पानी के अंदर रहती है तो उसको बोलते हैं जल बिल्ली, उसका नाम ही जल बिल्ली है। ठीक है। भारत के समुद्र तट पे पाए जाते कुछ खास जीव, जो डिले केचुआ कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है ब्राह्मण, और गंगा डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है, पाई सकती, ठीक है। ये सारी चीजें बड़ा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्या करना है आपको अच्छे से समझना है। और अगर गंभीरता से नहीं सोचा ना, तो ये भी क्या होगा, समय आने पे जंगलों का क्या हो जाएगा, एकदम से विनाश हो जाएगा। तो इन सभी को क्या करना है, अच्छे से इनकी क्या करना है, रक्षा करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो अच्छी तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो प्लीज क्या करना है, आप लोगों को पूछना है। एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देगा। एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लुप्त हुए वन्य जीव, जिसमें बड़ा आपको कौन कौन से पॉइंट, सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको याद करना है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये आपको 2 मार्क्स में पूछे तो इतना लिख दोगे तो इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपसे और डिटेल अगर आपको जानकारी पता है तो आप लिख दो बड़ा, पानी में रहने वाले जानवरों को बता दो, तो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये देख लीजिए बड़ा, पानी में रहने वाले, ये सब पानी के अंदर रहते हैं बड़ा। तो यहाँ पर आपको चित्र वगैरह भी दिख रहा है बड़ा, जो पानी में रहते हैं, इसे जल बिल्ली के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं, पहली बार सुन रहे हो, लेकिन पानी के अंदर भी बिल्ली पाई जाती है, इसे हम जल बिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसे अच्छे से ध्यान से स्टडी कीजिएगा। आज हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं, ये तीनों 3 क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रहता है तो सब प्लीज आप लोगों को कमेंट करना है, और कमेंट करके सारी चीज बताओगे तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, राधे राधे।